आज संरक्षण के लिए काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक का नाम एक छोटी सी गुमनाम तितली के नाम पर है। एक ऐसी तितली जो 80 साल पहले हमेशा के लिए गायब हो गई थी। द जर्सी सोसाइटी। बिल्कुल, द जर्सी सोसाइटी। तो आज की हमारी गहन पड़ताल इसी सवाल पर है। ऐसा क्या खास था सैन फ्रांसिस्को के उस नीले पंखों वाली तितली में कि उसकी कहानी आज भी इतनी मायने रखती है, और कैसे एक जीव का अंत हजारों दूसरी प्रजातियों को बचाने की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। जर्सीज ब्लू तितली की कहानी सिर्फ एक विलुप्त प्रजाति का दुखद रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। ये आधुनिक संरक्षण आंदोलन के शुरुआती अध्यायों में से एक है। मतलब ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इंसानी तरक्की की चकाचौंध में हम उन छोटी खामोश चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे इकोसिस्टम की नींव होती हैं। सही कहा। और जब वो नींव दरकने लगती है तो उसका असर बहुत बड़ा और स्थायी होता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। आखिर ये जर्सीज ब्लू तितली थी कैसी, कहाँ रहती थी? हमारे स्रोतों में इसका जो जिक्र है वो तो किसी कविता जैसा लगता है। सैन फ्रांसिस्को के कोहरे वाले रेतीले टीले, बिल्कुल, और उन पर उड़ते हुए चमकीले इंद्रधनुषी नीले पंखों वाले जीव। हाँ, कल्पना कीजिए, आज का वो व्यस्त सैन फ्रांसिस्को नहीं, बल्कि 19वीं सदी का शहर, जिसके किनारों पर मीलों तक रेत के टीले फैले हुए थे। इन टीलों पर एक खास तरह का अपना एक इकोसिस्टम था। अच्छा। जहां कुछ खास पौधे उगते थे और इन्हीं पौधों के इर्द गिर्द जर्सीज ब्लू तितली का पूरा जीवन घूमता था। और वो नीला रंग, वो बहुत खास था, है ना? बहुत ज्यादा। उसके पंखों का नीला रंग कोई पिगमेंट नहीं था, बल्कि पंखों की सतह पर बनी बहुत ही सूक्ष्म संरचनाओं से जब रोशनी टकराती थी तो वो नीला रंग पैदा होता था। अरे वाह! उसे स्ट्रक्चरल कलरेशन कहते हैं। धूप में उसके पंख किसी नीलमणि की तरह चमकते थे। और यहीं पर वो विशेषज्ञ प्रजाति वाली बात आती है, सही है ना? बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इस पर काफी जोर दिया गया है। मतलब वो तितली सिर्फ उसी एक खास माहौल में जी सकती थी। हाँ, और ये उसकी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जर्सीज ब्लू एक अल्ट्रा स्पेशलिस्ट थी। अल्ट्रा स्पेशलिस्ट? सोचिए, हम इंसानों में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ एक खास रेस्टोरेंट में ही खाते हैं, और फिर कुछ होते हैं जो उस रेस्टोरेंट में भी सिर्फ एक ही डिश खाते हैं। जर्सीज ब्लू उस तीसरी श्रेणी में थी। अच्छा। उसके कैटरपिलर सिर्फ एक या दो तरह के पौधों की पत्तियां खाते थे, जैसे कि डियरवीड और बुश ल्यूपिन। सिर्फ एक या दो? हाँ, और वयस्क तितलियां भी उन्हीं पौधों के फूलों से रस पीती थी। उनका पूरा जीवन चक्र उन पौधों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। ये तो प्रकृति का एक बेहद नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। मतलब अगर वो पौधे नहीं तो तितली भी नहीं। ये समझना दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर उन जीवों को देखते हैं जो कहीं भी रह लेते हैं, जैसे कौवे या कबूतर। हाँ, कौवे, कबूतर, वो तो किसी भी शहर में कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया। कौवे और कबूतर जनरलिस्ट स्पीशीज के उदाहरण हैं। सामान्य प्रजाति। हाँ, सामान्य प्रजाति। वो अलग अलग माहौल में ढल सकते हैं, अलग अलग तरह का खाना खा सकते हैं, उनकी अनुकूलन क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन जर्सीज ब्लू जैसी स्पेशलिस्ट प्रजातियां लाखों सालों के विकास के बाद अपने माहौल के साथ एक परफेक्ट तालमेल बना लेती हैं। और यही उनकी खासियत है। खासियत भी, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। अगर माहौल जरा सा भी बदला तो वो खत्म। तो वो खुद को बचा नहीं पाती। उनका पूरा अस्तित्व एक धागे से बंधा होता है, और वो धागा टूटने वाला था। 20वीं सदी की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को तेजी से बदल रहा था, बहुत तेजी से। शहर फैल रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि इमारतें, सड़कें और मिलिट्री बेस बनने लगे। ये वो प्रगति थी जिसकी कीमत उस छोटी सी तितली को चुकानी पड़ी। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई साजिश नहीं थी। नहीं, किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया होगा। किसी ने प्लान नहीं बनाया कि चलो तितली को मारते हैं। ये डेवलपमेंटल ब्लाइंडनेस का एक क्लासिक केस था। डेवलपमेंटल ब्लाइंडनेस? हाँ, विकास की अंधी दौड़। शहर के योजनाकारों ने उन रेतीले टीलों को बेकार जमीन की तरह देखा। उन्हें समतल किया गया, उन पर यूकलिप्टस जैसे विदेशी पेड़ लगा दिए गए ताकि रेत न उड़े, या फिर सीधे घर बना दिए गए। और प्रेसिडियो का इलाका, वो तो उसका गढ़ था। हाँ, प्रेसिडियो जैसा इलाका जो तितली का एक बड़ा गढ़ था, उसे एक बड़े मिलिट्री बेस में बदल दिया गया। हर बुलडोजर के साथ तितली का घर, उसका रेस्टोरेंट और उसके बच्चों का स्कूल, सब कुछ तबाह होता जा रहा था। बिल्कुल। ये सोचना भी कितना अजीब है
हम अक्सर विलुप्तीकरण को डायनासोर पर गिरे उल्कापिंड जैसी किसी बड़ी नाटकीय घटना से जोड़ते हैं। हाँ, एक बड़ी आपदा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो बस बुलडोजर और लॉन में उगने वाली घास की एक खामोश कहानी थी। और विलुप्तीकरण अक्सर ऐसा ही खामोश होता है। अच्छा। ये एक धीमी और अदृश्य प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हुआ कि एक सुबह सारी तितलियां मरी हुई मिली। नहीं, हुआ ये होगा कि हर साल उनकी आबादी थोड़ी कम होती गई। उन्हें अंडे देने के लिए सही पौधे कम मिले, कैटरपिलर को खाने के लिए पत्तियां कम मिली। प्रजनन का चक्र टूटता गया। हाँ, प्रजनन का चक्र बाधित होता गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने वाली तितलियों की संख्या लगातार घटती गई। और फिर एक दिन, और फिर शायद 1943 की किसी दोपहर आखिरी जर्सीज ब्लू तितली ने दम तोड़ दिया होगा और किसी को पता भी नहीं चला। कोई खबर नहीं, कोई अखबार में खबर नहीं छपी, कोई शोक सभा नहीं हुई। बस एक खामोश अंत। मतलब ये शायद पहली बार था जब इंसानों को सीधे तौर पर ये एहसास हुआ कि हमारे शहर बनाने की वजह से एक पूरी प्रजाति धरती से मिट गई। हाँ, उत्तरी अमेरिका में इंसानी गतिविधियों के कारण विलुप्त हुए किसी कीड़े का ये पहला सबसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया मामला था। पहला दर्ज किया गया मामला। बेशक प्रजातियां पहले भी गायब हुई थी, लेकिन जर्सीज ब्लू का मामला एकदम साफ था। उसका दायरा बहुत छोटा था, सिर्फ सैन फ्रांसिस्को प्रायद्वीप के कुछ वर्ग किलोमीटर का इलाका। और उसके गायब होने का सीधा संबंध शहरीकरण से था। कोई बीमारी नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसानी विकास। और इसने लोगों को झकझोर दिया होगा। इसने वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के एक छोटे से समूह को झकझोर कर रख दिया। ये एक वेकअप कॉल था। एक ऐसा वेकअप कॉल जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी उस संस्था द जर्सी सोसाइटी की तरफ मुड़ती है। तो ये सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था। नहीं, ये एक नई शुरुआत का बीज भी था। अच्छा। बिल्कुल। उस तितली की कहानी ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि 1971 में उसके विलुप्त होने के लगभग 30 साल बाद 30 साल बाद? हाँ, एक कीट विज्ञानी यानी एंटोमोलॉजिस्ट रॉबर्ट माइकल पाइल ने एक संस्था की शुरुआत की। उनका मकसद था कि जो जर्सीज ब्लू के साथ हुआ वो किसी और अकशेरुकी जीव के साथ न हो। अकशेरुकी मतलब इन्वर्टेब्रेट? हाँ, इन्वर्टेब्रेट। और उन्होंने उस संस्था का नाम उसी तितली की याद में द जर्सी सोसाइटी फॉर इन्वर्टेब्रेट कंजर्वेशन रखा। तो ये संस्था असल में करती क्या है? क्योंकि जब हम संरक्षण की बात करते तो हमारे दिमाग में तो बाघ, हाथी, हाँ, बड़े जानवर आते हैं। बिल्कुल, व्हेल आते हैं। हाँ, कीड़े मकोड़ों के संरक्षण के बारे में तो ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। और यही जर्सीज ब्लू की विरासत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जर्सी सोसाइटी इसी धारणा को बदलने का काम करती है। अच्छा, कैसे? वे इस बात पर जोर देते हैं कि कीड़े और दूसरे अकशेरुकी जीव हमारे इकोसिस्टम की नींव हैं। वे द लिटिल थिंग्स दैट रन द वर्ल्ड, यानी वो छोटी चीजें जो दुनिया चलाती हैं, के संरक्षण के लिए काम करते हैं। वाह। वे मधुमक्खियों और दूसरे परागणकों मतलब पॉलिनेटर्स को बचाने के लिए अभियान चलाते हैं। किसानों को हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और लुप्तप्राय तितलियों और भृंगों मतलब बीटल्स के आवासों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं। क्या उनका कोई सफलता का उदाहरण है? मतलब क्या वे वाकई किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा पाए हैं? हाँ, कई हैं। जैसे अमेरिकन बराइंग बीटल, एक बड़ा खूबसूरत भृंग जो लगभग पूरे उत्तरी अमेरिका से गायब हो गया था। अच्छा। उसके संरक्षण में जर्सी सोसाइटी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और मोनार्क तितली, उसके बारे में भी मैंने सुना है। हाँ, मोनार्क बटरफ्लाई जिसके प्रवास के रास्ते और सर्दियों के ठिकाने खतरे में हैं, उनको बचाने के लिए वो एक बहुत बड़ा नागरिक विज्ञान यानी सिटीजन साइंस प्रोग्राम चलाते हैं। तो एक तरह से जर्सीज ब्लू तितली जो खुद को नहीं बचा सकी, उसकी आत्मा आज हजारों दूसरी प्रजातियों को बचाने के आंदोलन में जीवित है। वाह। ये नुकसान से पैदा हुई एक उम्मीद की कहानी है। ये वाकई में अविश्वसनीय है। तो इस कहानी से आज के समय में जब शहर और भी तेजी से बढ़ रहे हैं, हम क्या सबक ले सकते हैं? सबसे बड़ा सबक है दूरदर्शिता का। हमें विकास को ज्यादा समग्र रूप से देखने की जरूरत है। आज हमारे पास एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे उपकरण हैं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये अध्ययन किया जाता है कि उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। सही बात है। जर्सीज ब्लू की कहानी हमें याद दिलाती है कि इन आकलनों को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमें सिर्फ बड़े और करिश्माई जानवरों के बारे में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कीड़ों और पौधों के बारे में भी सोचना होगा जो उस जमीन पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही। और ये बात सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों पर ही लागू नहीं होती है ना? शायद हम अपने स्तर पर भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे अपने बगीचों में स्थानीय पौधे लगाना ताकि तितलियों और मधुमक्खियों को भोजन मिल सके। आपने बिल्कुल सही कहा।
शहरी इलाकों में हर छोटा बगीचा, हर बालकनी एक मिनी इकोसिस्टम बन सकती है। मिनी इकोसिस्टम? हाँ, स्थानीय पौधे लगाकर हम इन जीवों के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बना सकते हैं ताकि वे एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। अच्छा, ये ग्रीन कॉरिडोर्स क्या है? मतलब जैसे हमारे लिए सड़कें होती हैं, वैसे ही इन जीवों के लिए बगीचों और पार्कों का एक नेटवर्क। जर्सीज ब्लू की कहानी यही सिखाती है कि अगर उस समय सैन फ्रांसिस्को के लोगों ने कुछ पार्कों या टीलों के हिस्सों को भी बचा लिया होता तो शायद वो तितली आज भी हमारे बीच होती। तो संरक्षण सिर्फ दूरदराज के जंगलों में नहीं होता। नहीं, ये हमारे अपने पिछवाड़े से शुरू होता है। तो हम एक छोटी नीली तितली की कहानी से शुरू हुए और एक वैश्विक संरक्षण आंदोलन तक पहुंच गए। स्रोत के अंत में एक बहुत सुंदर विचार दिया गया है। जब भी कोई किसी तितली को उड़ते देखे, याद रखे प्रकृति की हर छोटी चीज हमारे जीवन से जुड़ी है। बिल्कुल। जर्सीज ब्लू की कहानी इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि प्रकृति की खूबसूरती कितनी नाजुक हो सकती है और उसकी रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसी से जुड़ा एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। बताइए। जर्सीज ब्लू तितली तो हमेशा के लिए चली गई और ये एक अपूरणीय क्षति है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। उसकी कहानी ने एक आंदोलन को जन्म दिया जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, और ये हमें एक मुश्किल सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या कभी-कभी किसी चीज का खो जाना भविष्य में वैसी ही हजारों और चीजों को बचाने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है? ये तो एक विरोधाभास जैसा है। ये एक तरह का विरोधाभास ही है। एक प्रजाति की अनुपस्थिति अनगिनत दूसरी प्रजातियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रही है।